हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम अपने फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 1 जब स्टार्ट किया था तो उसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन के वेरियस पैरामीटर मैंने आप लोगों को सिखाए थे कि रेस्ट और मोशन जो होती हैं दोनों का सेम मीनिंग नहीं होता, काफ़ी कुछ डिफरेंस है। बहुत सारा जो बेसिक डेटा था मैंने वहाँ पे कवर किया आया था। मोशन के कुछ पैरामीटर्स जैसे वेलोसिटी, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। अब अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देखो चैप्टर का नाम ही है तो फोर्स आया है, और जहाँ पे फोर्स आएगा वहाँ पे न्यूटन के प्रिंसिपल आ जाएंगे जिनको हम लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने बहुत सारे चीज़ों पे काम किया था और उसके बाद उन्होंने लॉज ऑफ मोशन प्रपोज किए थे जो आज भी पूरी दुनिया में वैलिड है हर जगह पे। तो ये आपके फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 आता है 9th क्लास के सिलेबस में। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे, मतलब यहाँ पे आपको एक्चुअलिटी में ये बताया जाएगा कि मोशन तो हम लोगों ने पढ़ ली, बट मोशन के पीछे क्या कारण है, किस वजह से मोशन होती है, चीज़ें क्यों मूव करती हैं, या चलती हुई चीज़ें क्यों रुक जाती हैं, वो सारी बातें हम लोगों को इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। तो ये इस लेक्चर का पार्ट नंबर 1 रहने वाला है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, धीरे धीरे करके ये पूरा चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की सिलेबस क्या है भाई, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो देखो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं उन्होंने, मैं मेन आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है फोर्स का। भैया फोर्स क्या होता है। फोर्स में आप देखोगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस आएंगे और अनबैलेंस्ड फोर्सेस आएंगे। ये मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगा कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है, फोर्स का मतलब समझेंगे और फिर इनके दोनों टाइप्स पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इनर्शिया का, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया कि इनर्शिया क्या होता है, किसने इनर्शिया के बारे में बताया था, क्या कहानी थी, हम लोग सब पढ़ेंगे इसके बारे में। जब हमारा इनर्शिया हो जाएगा, इनर्शिया भी आपका 3 तरह का आएगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ोगे और इसके अलावा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ोगे। ठीक है, सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे ही मेरा इनर्शिया कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, चैप्टर के नाम भी आ रहा है लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के मोशन के 3 लॉज हैं बेसिकली। एक फर्स्ट लॉ दिया था उसने, एक सेकंड लॉ दिया था और एक थर्ड लॉ दिया था। तीनों को डिटेल में जानेंगे, तीनों के ऊपर बेस्ड डे टू डे लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं मैं उनको आपको डिस्कस कराऊंगा कि किस तरह से हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये तीनों के तीनों लॉज हम लोग पढ़ेंगे। आफ्टर दैट जब हमारा ये पोर्शन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग मोमेंटम के बारे में जानेंगे। मोमेंटम में इसका कंजर्वेशन, मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, कि मोमेंटम क्या होता है और उसका कंजर्वेशन से क्या मतलब है। तो ये सारी बेसिक बातें हम लोगों के इस चैप्टर में आएंगी। तो टोटल ये चीज़ें हैं जो ओवरऑल आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। सब कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट करके मैं आपको बहुत डिटेल में जितना जानना ज़रूरी है सब पढ़ा दूंगा। चीज़ें आपको हमेशा क्लियर हो जाएंगी, कोई कहीं से कहीं तक डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग फोर्स के बारे में जानेंगे। पहले तो बेसिक स्टोरी देखेंगे कि मोशन के पीछे क्या स्टोरी रही है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, किस तरह से ये बातें आई, और उसके बाद फिर हम न्यूटन की बेसिक बैकग्राउंड जानेंगे कि भाई चैप्टर का तो पूरा का पूरा बेसिक न्यूटन के ऊपर ही है। तो न्यूटन की थोड़ी सी बेसिक लाइफ, कैसी न्यूटन की लाइफ रही, न्यूटन ने क्या क्या किया, थोड़ी सी वो बेसिक बातें मैं आपको आज बता दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोर्शन है, बड़ा मजा आएगा। अगर फिजिक्स को आप स्टोरीज बना के पढ़ोगे ना तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। फिर फोर्स के बारे में आएगा, फोर्स को आपको विजुलाइज कराऊंगा किस तरह से वर्क करता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, तो ये सिलेबस मैंने आपको दिखाना था तो सिलेबस हमारा ये हो गया। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी से। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि भाई मोशन के पीछे स्टोरी क्या रही है, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द मोशन। तो बहुत टाइम पहले, यू कैन से अप्रॉक्सीमेट 2500 ईयर्स अगो, देयर वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। बहुत मतलब एक तरह से बहुत बड़े लेवल पे नामी पर्सन थे, नाम था एरिस्टोटल। लोग बहुत ज़्यादा मानते थे एरिस्टोटल को। मतलब ऐसे मान लो कि एरिस्टोटल ने जो बोल दिया वो एक तरह से पत्थर की लकीर है। तो बहुत ज़्यादा उनको मतलब एक तरह से वर्शिप, पूजा करते थे लोग एरिस्टोटल की। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा उस टाइम में, एरिस्टोटल ने बहुत सारी चीज़ों का मोशन देखा। उन्होंने ये कहा कि देखो भाई जैसे ये है, एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मेरे पास बॉक्स है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये कैसा है सर, ये रेस्ट में है।
तो उसने ये कहा कि उसने ये देखा कि दुनिया में सारी की सारी चीज़ें रेस्ट में रहना चाहती हैं, है ना। कोई भी चीज़ अपने आप खुद को मूव कराना नहीं चाहती कि अगर ये बॉक्स रखा हुआ है तो ये बॉक्स अपने आप से कभी नहीं चलेगा। किसी पर्टिकुलर बाहर से किसी बंदे को इसको उठा के खींचना पड़ेगा, है ना, यानी इस पर कुछ प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप ये बॉक्स कभी नहीं चलने वाला। तो एरिस्टोटल ने ये बोला कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो नेचुरल स्टेट होती है, यानी जिस चीज स्टेट में वो रहना चाहते हैं वो कौन सी होती है, रेस्ट होती है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कि इन दिस वर्ल्ड एवरी ऑब्जेक्ट वांट टू स्टे एट रेस्ट ओनली, ऐसा एरिस्टोटल ने बोला। और एरिस्टोटल की कही हुई बातें तो लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, लोगों ने भी ऐसा समझ लिया कि हाँ बिल्कुल क्या थ्योरी लेके आया हुआ, बहुत अच्छी चीज़ें, है ना। तो एरिस्टोटल की मानी हुई बातों को बहुत अच्छे से लोग एक्वायर कर लिया करते थे। फिर हुआ क्या, एरिस्टोटल के बाद कुछ लगभग यू कैन से 2000 ईयर्स के बाद, काफ़ी टाइम तक एरिस्टोटल की स्टोरी चलती रही। उसके बाद गैलीलियो गैलीली पिक्चर में आए। देयर इज अ परफेक्ट साइंटिस्ट, ये वही बंदा था जिसने टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था। आज के टाइम पे अब दुनिया जो टेलीस्कोप यूज़ करती है ना, टेलीस्कोप की डिस्कवरी का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन गैलीलियो को जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके अलावा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो इक्वेशन का बेसिक आइडिया भी गैलीलियो ने ही दिया था। और मेन डिस्कवरी किस चीज़ की थी, टेलीस्कोप की थी। तो गैलीलियो आए, गैलीलियो ने मोशन को ऑब्जर्व करा, चीज़ों को देखा। उन्होंने ये कहा कि नहीं, रेस्ट नहीं, ऑब्जेक्ट का जो बेसिक नेचर होता है ना वो यूनिफॉर्म मोशन है। उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मेरे पास दुनिया में मैं उठा लूँ, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से यानी कांस्टेंट मोशन से चल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी रुकना ही नहीं चाहेगा। उन्होंने ये बोला कि दिस ऑब्जेक्ट, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज गोइंग विद द स्पीड v, देन दिस ऑब्जेक्ट डू नॉट वांट टू स्टे एट रेस्ट। तो ये कभी भी रुकना नहीं चाहता है, ये हमेशा चलते रहना चाहता है। तो गैलीलियो ने कहा कि जो नेचुरल स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है। यानी बिल्कुल एक तरह से कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। एरिस्टोटल ने तो क्या बोला कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, दुनिया में सब कुछ रेस्ट में रहना चाहता है, कोई चीज़ अपने आप चलना नहीं चाहती है। अगर आपको उसे चलाना है तो यू नीड टू पुल और पुश इट, है ना, या तो आपको उसे खींचना पड़ेगा या उसे आपको धकेलना पड़ेगा आगे की तरफ। गैलीलियो ने क्या बोला कि नहीं, रेस्ट नहीं, यूनिफॉर्म मोशन इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, जो यूनिफॉर्म स्पीड से वो चल रहा है, वो उसकी नेचुरल स्टेट है। ये दुनिया में हर एक चीज़ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से चलते रहना चाहती है। नोबडी वांट्स टू स्टॉप इट, ठीक है, कोई इसको रोकना नहीं चाहता, वो चीज़ खुद से रुकना नहीं चाहती है। अगर किसी को रोकना है उसे, तो बाहर से हमें प्रेशर उस पर क्रिएट करना पड़ेगा, हमें कुछ पुल या पुश उसको करना पड़ेगा। तो ऐसा गैलीलियो ने बोला। तो यहाँ पे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गए, पर एरिस्टोटल इतना महान फिलोसफर था, उसकी बात को गैलीलियो ने चैलेंज कर दिया। गैलीलियो ने कहा नहीं जी, आपने जो बताया है वो ट्रू नहीं है, ट्रू तो मेरी बात है। बट फिर ये कंट्रोवर्सी जो थी वो कंट्रोवर्सी ख़त्म करी एक नए बंदे ने, और फाइनली जीता कौन, वो नया बंदा, नाम क्या था, आइजैक न्यूटन। यस, फाइनली न्यूटन ने इन दोनों के वर्क को स्टडी किया। बताऊंगा न्यूटन की स्टोरी क्या रही थी। आइजैक न्यूटन ने एरिस्टोटल की जो थ्योरी उसको स्टडी किया, गैलीलियो की थ्योरी उसको स्टडी किया, और उसके बाद आइजैक न्यूटन ने बोला कि भैया ऐसा है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, या अगर वो रेस्ट में हैं तो वो रेस्ट में रहना चाहती हैं, और अगर वो चल रही हैं तो वो चलते रहना चाहती हैं, है ना, जब तक बाहर से उनके ऊपर प्रेशर डाल के, यानी बाहर से जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। और इसी से न्यूटन ने क्या बना दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना दिया। और वहीं से क्या आ गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीटली बेस्ड था एरिस्टोटल और गैलीलियो की जो थ्योरी थी उसको स्टडी किया। उसकी स्टडी से फिर उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स करे, देखा, और ये पाया कि नहीं, रेस्ट भी नेचुरल स्टेट हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन भी नेचुरल स्टेट हो सकती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो चाहेगा रुका हुआ ही रहे जब तक बाहर से कोई इस पर फोर्स ना लगाए। इसी तरह से अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो चीज़ चलते ही रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स लगा के उसको नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे फाइनली इस कंट्रोवर्सी को आइजैक न्यूटन ने ख़त्म कर दिया, और फाइनली कौन सा लॉ आया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। मतलब एरिस्टोटल सबसे बहुत पुराने फिलोसफर थे। एरिस्टोटल के लगभग 2000 ईयर्स के बाद गैलीलियो आए, और जिस साल गैलीलियो की डेथ हुई थी, ईयर था 1642 का।
तो गैलीलियो की जिस साल डेथ हुई थी उसी साल की क्रिसमस पे एंड पे न्यूटन का जन्म हुआ था। तो आइजैक न्यूटन 1642 में ही इन्होंने बर्थ लिया था। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक बहुत ब्रिलियंट माइंड अर्थ पे आया था 1642 के अंदर ही। ठीक, तो थोड़ी सी हिस्ट्री आगे की और जान लेते हैं। आपने बेसिक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मोशन के बारे में चीज़ों को डिस्क्राइब कराया गया है। एरिस्टोटल ने क्या कहा, गैलीलियो ने क्या कहा, और फिर इस कंट्रोवर्सी को किसने सॉल्व किया, आइजैक न्यूटन ने सॉल्व किया। तो फाइनली पिक्चर में आ जाते हैं सर आइजैक न्यूटन, एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, इतना कुछ बना के गए, इतना कुछ डिस्कवर किया कि आज भी दुनिया में वो सब कुछ वैलिड है। और हम लोग उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे आज मार्स तक पहुंच गए हैं, मून तक पहुंच गए हैं। बहुत कुछ इंसान ने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया है और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आइजैक न्यूटन का रहा है। तो आइजैक न्यूटन जो थे वो एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट भी थे, उनको फिजिक्स भी बहुत अच्छे लेवल पे आती थी, है ना। और उसके अलावा वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। याद रखिएगा, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि आइजैक न्यूटन तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स जानते थे ना, फिजिक्स से भी अच्छी उनकी मैथमेटिक्स थी। ग्रेजुएशन में जब आप पहुँचोगे ना आफ्टर 12th, तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो न्यूटन ने डिस्कवर की हैं। तो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे न्यूटन। बट न्यूटन का जो बचपन था ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहा था। कुछ बड़े अजीब अजीब तरह के इंसिडेंट न्यूटन के बचपन में हुए कि जब इनका बर्थ हुआ 1642 में, तो क्रिसमस के टाइम पे इनका बर्थ हुआ था 25 दिसंबर को। तो इसी ईयर जनवरी के टाइम पे गैलीलियो गैलीली की डेथ हो चुकी थी। ठीक है, तो इनके बर्थ के कुछ हफ्ते पहले ही इनके फादर की डेथ हो गई। तो हुआ क्या, फिर इनकी जो मदर थी, न्यूटन की जो मदर थी, उन्होंने कुछ टाइम के बाद दूसरी शादी कर ली। तो अब न्यूटन क्या करता, न्यूटन को अपनी नानी के यहाँ रहना पड़ा। इनकी नानी इनको अपने साथ ले गई और वहाँ पे जो भी लोकल स्कूल था वहाँ पे उसका एडमिशन करा दिया। अच्छा, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, न्यूटन 16 ईयर्स के हुए। तो 16 साल की एज में न्यूटन की मम्मी ने इनको वापस बुला लिया और वहाँ पे अपने यहाँ जो उनका एग्रीकल्चर का वर्क था, न्यूटन उसमें अपनी मम्मी की हेल्प करने लगे। बट इनकी मम्मी ने एक चीज़ देखी कि न्यूटन बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल, इनका टैलेंट काफ़ी अच्छा था। तो इनकी मम्मी ने इनको स्कूल कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी और स्कूल के बाद न्यूटन को अपनी ग्रेजुएशन करने का मौका भी मिला। और न्यूटन ने ग्रेजुएशन की कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज से। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है ट्रिनिटी इंग्लैंड में, वहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। उस टाइम में जब उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया ट्रिनिटी कॉलेज में न्यूटन ने, तो वहाँ पे रहते हुए ही न्यूटन ने एरिस्टोटल की थ्योरी और गैलीलियो की थ्योरी, इन दोनों की थ्योरी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने का उन्हें मौका मिला वहाँ पे। और उसके बेस पर ही उन्होंने नई नई चीज़ें डिज़ाइन करनी शुरू कर दी थी अपने ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर रहते रहते ही। फिर अचानक से नेचुरल चीज़ें हैं, इंसिडेंट होते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसा हुआ, 1665 के आसपास का टाइम था। उस टाइम में इंग्लैंड में प्लेग फैलने लगा। प्लेग एक बहुत बुरी बीमारी थी उस टाइम में कोई इलाज नहीं था प्लेग का, जिस तरह से आज कोरोना है। उस टाइम में प्लेग था, एक एपिडेमिक की तरह फैला था। तो प्लेग फैल गया इंग्लैंड के पूरे एरिया में, पहले यूरोप में फैला, फिर बाद में इंग्लैंड तक को पहुंचा प्लेग। तो इंग्लैंड में बहुत बुरी तरह से प्लेग फैला और लगभग 2 साल के लिए, फॉर द 2 years स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर बीइंग शट। 2 साल के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। अब न्यूटन बेचारा क्या करता, न्यूटन उस ड्यूरेशन में वापस अपने गांव आ गया और फाइनली वहाँ पे उनका एक फार्म था, है ना, न्यूटन का वहाँ पे एक फार्म था और वो उसी फार्म में ज़्यादातर रहने लगा। मेजॉरिटी ऑफ वो 2 साल उसने अपने फार्म पे ही स्पेंड किए और ये वही फार्म था जहाँ पे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था और न्यूटन ने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की थी कि हाँ ग्रेविटी भी कुछ होती है। इसी फार्म में रहते रहते न्यूटन ने गैलीलियो के और एरिस्टोटल के वर्क को आगे बढ़ाया और लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया। न्यूटन ने ही ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कवरी की थी, जहाँ पे हम लोगों को मिरर और लेंसेज पढ़ाए जाते हैं जो आज इतने ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऑप्टिक्स की डिस्कवरी भी न्यूटन ने की थी। इसके अलावा ग्रेविटी की डिस्कवरी भी न्यूटन ने की थी। मैथमेटिक्स में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया। यानी न्यूटन ने अपने ये 2 साल बहुत अच्छी तरह से यूज़ करे थे। तो इस तरह से ओवरऑल कुछ न्यूटन की पूरी कहानी रही थी। एक बड़े अच्छे मैथमेटिशियन थे। ये चाहते थे दुनिया को फिजिक्स को मैथ्स की नज़रों से दिखाना ताकि चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की जा सकें। और इस बंदे की बात देखो कि उसने जो बनाया, जो चीज़ें ये देके गया, वो आज की टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में भी परफेक्टली वैलिड हैं। सारे लॉज वॉट एवर न्यूटन हैड सेड एट दैट टाइम, वो आज भी बहुत बड़े एरिया में आज भी एप्लीकेबल होता है। दैट्स वाई नाम के आगे रेस्पेक्ट के लिए लगता है सर आइजैक न्यूटन। ठीक है ना, तो एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी अपने आप में। तो बात समझ में आ गई, काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया। ये सब आपको लिखना नहीं है, जस्ट हैव अ लुक कि हाँ सुन लो उस चीज़ को कि किस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं।
ठीक है, तो कहानी समझ में आ गई। एरिस्टोटल और गैलीलियो में जो कंट्रोवर्सी थी, आइजैक न्यूटन ने फाइनली आके उसको सुलझा दिया। और आइजैक न्यूटन कब बर्थ हुआ था? जिस साल गैलीलियो गैलीली की डेथ हो गई थी, उसी साल आइजैक न्यूटन ने जन्म लिया था। ठीक है जी, तो देख लीजिए ये वो एक ऐसी ग्राफिकल फॉर्मेट है, न्यूटन के सिर पे एप्पल गिरा है और उसके बाद ही न्यूटन ने ग्रेविटी की डिस्कवरी की। और आज हम लोग ग्रेविटी की डिस्कवरी के बाद ही मून पर पहुंच पाए हैं, मार्स पर पहुंच पाए हैं, बहुत कुछ डिस्कवर कर पाए हैं। वो सब कुछ इस बंदे की वजह से ही है। ठीक है, तो अपनी कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में फाइनली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ मोशन, कि भैया चीज़ों में मोशन क्यों होता है। तो चीज़ों में मोशन किस वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। तो अगर चीज़ों पे फोर्स लगाओगे तो वो चीज़ें चलेंगी, फोर्स नहीं लगाओगे तो चीज़ें नहीं चलेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रखा है, 2-3 फोर्स लगा रखे हैं, बट तब भी ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ आपने एक फोर्स लगा रखा है, तब भी वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। यानी ऑब्जेक्ट के चलने या ना चलने का जो भी कारण होगा, वो सिर्फ क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है, उस पर लगने वाला फोर्स। उस फोर्स की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट चलेगा और उसी फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, मतलब नहीं चलेगा। तो फाइनली वी विल बी डीलिंग विद द कॉज ऑफ मोशन इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फाइनली यहाँ से आपका राइटिंग वाला जो पोर्शन है, लिखने वाला जो मेन पोर्शन है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। किसी को समरी फॉर्मेट में, शॉर्टकट में कुछ जो मैंने पीछे बताया है उसको नोट डाउन करना होगा अपने मन के लिए, अपने जानने के लिए, तो आप उसको कर सकते हो। बट बेसिक कंटेंट जो है वो यहाँ से आएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर फोर्स क्या होता है। अब देखो, फोर्स में 2 ऑप्शन हो सकते हैं। फोर्स इज अ पुश, या तो चीज़ों को आप पुश करोगे या पुल करोगे। तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज द करंट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब करंट स्टेट से मतलब क्या है? हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट का शेप हो, आपने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और उसकी शेप चेंज हो गई। जैसे सपोज एक रबर बैंड था ऐसे छोटा सा, आपने इस रबर बैंड को इस तरफ से खींचा और आपने रबर बैंड को इस तरफ से खींचा, दोनों साइड से अपने रबर बैंड पे फोर्स लगाया, तो हुआ क्या? रबर बैंड की शेप कुछ ऐसे हो गई है ना, एलॉन्गेट, खिंच गया रबर बैंड। तो आपने क्या करा? आपने इस रबर बैंड की करंट स्टेट जो थी, नॉर्मल स्टेट में रबर बैंड था, आपने इसको खींच के ऐसा कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज कोई बॉल चलते हुए आ रही थी, है ना, इस तरह से बॉल चलते हुए आ रही थी, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया भारी सा, इससे टकराने के बाद बॉल क्या हो गई? स्टॉप हो गई। यानी इस ऑब्जेक्ट ने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये बॉल रुक गई। तो करंट स्टेट क्या थी? मोशन में थी। आपने चेंज करके उसको क्या ला दिया? रेस्ट में ला दिया। हो सकता है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, चलते चलते आपने उस पर फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। भाई जैसे सर एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा था, आपने उस पर इधर से फोर्स लगाया, है ना, और वो ऑब्जेक्ट यूं चला गया, तो आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो यही होता है फोर्स, की फोर्स एक टाइप का पुश और पुल है, जो किसी ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट को या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की ट्राई करेगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ये ट्राई वाली बात क्या है? सपोज एक वॉल है हमारे पास, है ना, सपोज देयर इज अ वॉल, और एक पर्सन क्या कर रहा है? इस वॉल पे फोर्स लगा के इसको चलाने की कोशिश कर रहा है। इस दीवार पे वो फोर्स लगा रहा है एक बंदा, सपोज यहाँ पे एक पर्सन है, वो इस दीवार पे फोर्स लगा रहा है और फोर्स लगा के इसको चलाने की कोशिश कर रहा है अपनी पूरी ताकत से। तो मुझे बताओ, जब वो बंदा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस वॉल के ऊपर, क्या वॉल चलेगी? तो नहीं चलेगी। तो क्या ये ना बोलूँ कि फोर्स लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? नहीं सर, फोर्स तो लगा हुआ है। फोर्स लगा के ये इस वॉल को, इस दीवार को चलाने की कोशिश कर रहा है। इसकी रेस्ट की जो कंडीशन है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन चाहता है कि ये वॉल चलने लगे। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पुश द वॉल। ये तो बोलूंगा कि सर दिस पर्सन इज ट्राइंग टू पुश द वॉल, बट ये वॉल तो चल नहीं रही है। तो क्या फोर्स लग रहा है? हाँ, फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। मैंने आपको बताया था ना, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि फोर्स लगाओगे तो चीज़ें चलें ही। सपोज एक बहुत भारी सी आपके घर में अलमीरा है ना, एक बहुत भारी सी अलमीरा रखी हुई है, इतनी बड़ी सी अलमीरा, और आप क्या कर रहे हो? उस अलमीरा को खिसकाने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, अलमीरा को खिसका रहे हो, वो अलमीरा खिसक ही नहीं रही। तो फोर्स तो लग रहा है ना, वो फोर्स कम है। अलमीरा को खिसकाने के लिए, स्लाइड करने के लिए जितना फोर्स चाहिए, आपका फोर्स उससे कम है। अगर आप क्या करो, आप 2 लोगों को और बुला के ले आओ, जब वो भी फोर्स लगाएंगे तो अलमीरा चलनी शुरू हो जाएगी शायद से। समझ में आ रही है ना बात? तो फोर्स इज अ पुश और पुल। खींच भी तो सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अब दिखाऊंगा भी आपको। जरूरी नहीं है कि हमेशा पुश ही करना है, यू कैन ऑल्सो पुल द ऑब्जेक्ट। तो फोर्स इज अ पुश और पुल, वो क्या करता है? विच आइदर चेंज
और ट्राई टू चेंज, जो या तो ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट को चेंज कर देगा या उसकी करंट स्टेट को चेंज करने की ट्राई करेगा। करंट स्टेट मतलब उसकी शेप को चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। वो अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, रोक सकता है। तो वो इफेक्ट क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। बहुत ईजी सी हो गई। ठीक है, थोड़ा डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो, ये लड़की क्या कर रही है? इस ट्रॉली को पुश करने की ट्राई कर रही है। दिस गर्ल इज अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। जैसे आपको यहाँ इधर की तरफ नजर आ रहा है कि ये लड़की इस ट्रॉली को पुश करने की ट्राई कर रही है, और ये ट्रॉली अगर बहुत भारी नहीं है तो ये ट्रॉली चल रही होगी, और अगर बहुत भारी ट्रॉली है, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो उस लड़की को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको चलाने के लिए। ट्रॉली आराम से चल पाए उसके लिए नीचे पहिए लगा के दिए हुए होते हैं। भाई अगर आप ये व्हील्स हटा दो तो ट्रॉली को खिसकाने में प्रॉब्लम होगी ना, तो व्हील्स लगाने से ये फ़ायदा होता है कि हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और हमारी ट्रॉली आराम से चलने लगती है। तो इन दिस केस द गर्ल इज ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द ट्रॉली। लड़की क्या करना चाहती है कि इस ट्रॉली ये रुकी हुई है, अब ये लड़की इस पे इस तरह से फोर्स लगा रही है इधर की तरफ, तो ये लड़की चाहती है कि ये ट्रॉली रेस्ट से मोशन में आ जाए। तो अगर ये उतना फोर्स लगा पाई तो आराम से चलने लगेगी ट्रॉली, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई विल से दैट दिस गर्ल इज ट्राइंग टू पुश द ट्रॉली। तो पुश करने की कोशिश कर रही है इसको, दैट मीन्स ये लड़की इस ट्रॉली के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। बात क्लियर हो गई? तो बहुत अच्छे से डायग्राम है। एक और देखो, एक बहुत भारी सा ब्लॉक है, इसको इसने रस्सी से बांध दिया इस पर्सन ने, और इसको खींचने की कोशिश कर रहा है अपनी तरफ। हो सकता है ये ब्लॉक चलने लगे, हो सकता है ना चले। भाई अगर ये ब्लॉक बहुत भारी है और उसको चलाने के लिए जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत इस पर्सन ने नहीं लगाई, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। बट स्टिल उस कंडीशन में भी ये तो बोलूँगा ना कि फोर्स तो लगा हुआ है, भाई फोर्स तो लगा ही रहा है। भाई ये बंदा भले ही ब्लॉक चले या ना चले, ठीक है, अगर इस ब्लॉक को चलाना है तो इस बंदे को इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो ब्लॉक मूव करने लग जाए। तो यानी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर भारी ब्लॉक है, और हल्का ब्लॉक है तो कम फोर्स से काम चल जाएगा। तो आई विल से दैट क्या कर रहा है, ये इस बंदा इस ब्लॉक को पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे फोर्स किस टाइप का है? पुलिंग टाइप का है। तो इसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इन दिस केस द पुल इज एक्चुअली ट्राइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द ब्लॉक। ये चाहता है इस तरह से इसको पुल करके कि ये ब्लॉक रेस्ट में है तो ये मोशन में आ जाए, ठीक है ना। तो फोर्स एक टाइप का पुल या यहाँ पे देखो तो पुश होता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट को चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो इस स्टेट में भी मैं बोलूँगा फोर्स लगा हुआ है, लड़की फोर्स लगा रही है ट्रॉली के ऊपर, और यहाँ पर भी बोलूँगा कि ये पर्सन इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये किस टाइप का है? ये फोर्स पुश टाइप का है। यहाँ पे उसको पुश किया जा रहा है ट्रॉली को। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो किस टाइप का है? वो पुल टाइप का है। यहाँ पे उस ट्रॉली को, उस ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपको जो स्लाइड में जैसे एग्जांपल लिखोगे ना, तो आप ये तो डेफिनेशन लिख लेना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली ये वाली स्लाइड नोट डाउन कर लेना। डायग्राम बनाना चाहोगे अच्छे से बन जाएंगे, आराम से बना लेना, थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना ताकि आपको अपने नोट्स पढ़ने में मज़ा आए फिर, ठीक है। तो क्या है, तो बात समझ में आ गई फोर्स के बारे में। तो फोर्स एक तरह का पुश या पुल होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की करंट सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश की जाती है। अब ऐसा हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट की करंट सिचुएशन चेंज हो जाए आसानी से, और हो सकता है ना हो। भाई जैसे दीवार का एग्जांपल दिया, आप एक वॉल को खिसकाने की कोशिश कर रहे हो तो वॉल तो आपसे चलेगी नहीं, बट फोर्स तो तब भी लगा रहे हो ना, है ना। अगर आप क्रेन ले आओ, बहुत हैवी सी क्रेन ले आओ, तो क्रेन अगर उस वॉल पे फोर्स लगाएगी तो दीवार टूट जाएगी, आराम से चलना शुरू कर देगी, मतलब टूट जाएगी। बट हम लोग हाथों से फोर्स लगा के वॉल को नहीं चला सकते, क्योंकि हमारी पास उतनी ताकत नहीं है कि उस वॉल को चला सकें। क्लियर हो गई बात? तो फोर्स तो उस सिचुएशन में भी लग रहा है। जब भी आप किसी चीज़ को पुश करोगे या पुल करोगे, आप फोर्स लगा रहे हो, वो चीज़ चले या ना चले, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देख लो जरा ध्यान से, यहाँ पे अभी एक आपको फुटबॉल जो नज़र आ रही है कि स्टार्टिंग में ये फुटबॉल इस जगह पे रेस्ट में होती है, आप दोबारा से देखना, और जब ये पर्सन आके किक मारता है तभी ये फुटबॉल जाती है, तभी ये फुटबॉल में मोशन आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये फुटबॉल यहाँ पे है और ये अपने आप चल के गोल पोस्ट में पहुँच जाए? नहीं ना। दैट मीन्स इस बॉल को चलाने के लिए समवन नीड टू
पुश दिस बॉल, किसी पर्सन को इस बॉल को पुश करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये फुटबॉलर इस बॉल को पुश कर रहा है और पुश करने के बाद ये बॉल कहाँ जाती है, गोल पोस्ट की तरफ जाती है। तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर भी क्या बोलूँगा, ये फुटबॉलर क्या कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बात क्लियर हो गई ना। तो दिस इज अ लाइव इलस्ट्रेशन यू कैन से, बहुत इजी सा, कि जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ फोर्स का क्या मतलब होता है। तो फोर्स ज़रूरी होता है चीज़ों में मोशन कॉज करने के लिए। चीज़ें तभी चलेंगी, ये चलती हुई चीज़ें तभी रुकेंगी जब बाहर से कोई फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है। अब फोर्स के टाइप्स पे आने से पहले थोड़ी सी बात देख लेते हैं कि फोर्स के क्या क्या डिफरेंट इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी एक फोर्स क्या क्या करवा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए देखो। ए फोर्स कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, एक रुकी हुई चीज़ है, जैसे फुटबॉल वाला दिखाया था ना भी एक एग्जांपल, फुटबॉल अगर रुकी हुई है, अगर उस पर फोर्स लगाया जाए तो वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मूव करा सकते हो आप लोग फोर्स अप्लाई करके। ए फोर्स कैन स्टॉप ए बॉडी, आप फोर्स लगा के किसी चलती हुई चीज़ को रोक सकते हो। जैसे बॉल किसी ने सपोज करके किसी बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और किसी फील्डर ने उस बॉल को कैच कर लिया, तो कैच करते वक्त क्या करा उस फील्डर ने, उसने अपने हाथों से बॉल पे फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से ही क्या हुआ, वो बॉल फाइनली स्टॉप हो गई, रुक गई। ऐसे तो होता है। तो फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को हम रोक भी सकते हैं। अगर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको रोकना आसान होगा, और कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। सपोज तुम ये कहने लगो कि मुझे ट्रेन को रोकना है, एक चलती हुई ट्रेन को रोकना है, या चलती हुई गाड़ी को रोकना है, रोक पाओगे? नहीं रोक सकते ना। उसके लिए तुम्हें कोई बहुत भारी सी चीज़ उसके आगे लगानी पड़ेगी ताकि वो कार रुक जाए, अदरवाइज तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक। तो फोर्स की हेल्प से हम रुकी हुई चीज़ों को चला सकते हैं, चलती हुई चीज़ों को रोक सकते हैं। इसके अलावा अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, है ना। कोई चीज़ आराम से, एक फुटबॉल थी, ऐसे आराम आराम से जा रही थी वो रोल करती हुई, आपने क्या करा, आपने पीछे से आके इस पर एक किक मार दी, तो फुटबॉल की स्पीड तेज हो गई, है ना। तो इसकी स्पीड को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। फोर्स की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ज़्यादा या कम किया जा सकता है। अच्छा, फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। मैंने को बताया था ना कि सपोज एक फुटबॉल है, एक बॉल है, वो इधर की तरफ आ रही है और आपने इधर से उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, एक फुटबॉलर ने इधर की तरफ फोर्स लगा दिया, तो फुटबॉल यहाँ चली गई। तो क्या हुआ, ये ऐसे जाना चाहती थी, आपने फोर्स लगा दिया तो ये ऐसे चली गई, तो आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो फोर्स लगा के चलती हुई चीज़ों की डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है। ठीक है। इफ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इस चीज़ को देख लो। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बॉल सिंपली रखी हुई थी, अब हम अपने हाथों से, या दो अलग अलग लोग अपने हाथों से इसको कंप्रेस करने की ट्राई कर रहे हैं। ये इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, तो इसकी शेप चेंज हो गई ना, ये पिचक गई ना बॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फोर्स की वजह से इस बॉल की शेप में चेंज हो रहा है। ये स्प्रिंग है, ऐसे रखी हुई थी, हमने स्प्रिंग को इस साइड से भी खींचा, हमने स्प्रिंग को इस साइड से भी खींचा, तो स्प्रिंग ऐसे इलॉन्गेट हो गई ना। पहले तो ये पास पास थे इसके टर्न्स, अब ये दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर भी फोर्स लगा के उसके शेप को, उसके साइज को चेंज किया है हम लोगों ने। यहाँ पर भी फोर्स लगा के बॉल की शेप एंड साइज को चेंज किया है। तो ये बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो क्या बात क्लियर हो गई, फोर्स के क्या क्या वेरियस इफेक्ट हो सकते हैं, एक फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स की वजह से चलती हुई चीज़ों को हम मूव कर सकते हैं, एक किसी बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, चलती हुई बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा किसी ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज को भी हम लोग बदल सकते हैं। एक रबर बैंड पे फोर्स लगाओगे तो रबर बैंड खिंच जाता है ना आराम से। ठीक है। अच्छा, जैसे इसके अलावा एक एग्जांपल सोचो, ब्रिक है, ईंट है आपके पास, उस ईंट को आपने लिया अपने हाथ में और उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो। सपोज ये ब्रिक है, इसको आप खींचने की कोशिश कर रहे हो। अब ईंट आपने ली है, ब्रिक ली है, तो वो खींच थोड़ी ना जाएगी, तो आपने ताकत लगाई इस साइड से भी, इस साइड से भी, तो वो खिंची नहीं, क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो बहुत सॉलिड है, इस वजह से आपसे खींच नहीं पाओगे। बट फोर्स तो आप तब भी लगा रहे हो ना। ठीक है। तो फोर्स लगने से चीज़ों की जो करंट स्टेट है वो चेंज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तभी तो वर्ड आता है कि फोर्स इज द पुश और पुल विच आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज द करंट स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो हमें फोर्स के इफेक्ट्स भी हम लोगों ने देख लिए कि क्या क्या वेरियस इफेक्ट फोर्स क्रिएट कर सकता है। अब एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छा सा इलस्ट्रेशन है, आपको बहुत बढ़िया बात समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे कोशिश करी है समझाने की कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर वेक्टर आप लोगों ने पढ़ लिए थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब
फोर्स को कंप्लीटली रिप्रेजेंट अगर आपको करना है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताओगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पे ये देख लो, ये जो ग्रीन कलर में कपड़े पहने हुए बच्चा है, ये फोर्स लगा रहा है इस दरवाजे के ऊपर, बट इसे बेचारे को ये नहीं पता कि किधर को फोर्स लगाना है। ये उसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। बट पीछे से इसका भाई आया और इस भाई ने अंदर की तरफ हल्का सा फोर्स लगाया, दरवाज़ा खुल गया। तो समझ में आ रही है ना बात? डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी फोर्स लगा लो यहाँ पे बाहर की तरफ, कुछ भी नहीं हो रहा। देख लो, पूरी जान लगा के वो खींच रहा है दरवाजे को, कुछ भी नहीं हो रहा। बट जैसे ही फोर्स की डायरेक्शन चेंज करी, असली डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो फाइनली आराम से ऑब्जेक्ट ओपन हो गया, मतलब आराम से दरवाजा खुल गया, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स में डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि सर 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स आपने किसी ऑब्जेक्ट पे लगा दिया, तो आप ये भी बताओ कि वो फोर्स राइट साइड में लगाना है, लेफ्ट में लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है या नीचे की तरफ लगाना है। दैट्स वाई वी से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात क्लियर हो गई? डायरेक्शन स्पेसिफाई होनी जरूरी है ना, नहीं तो ग्रीन वाले की तरफ फंस जाओगे। तुम भी ताकत लगा रहे होंगे बाहर की तरफ और कोई बताने वाला नहीं आएगा तुम्हें, तो तुम तो खींचते रहोगे दरवाजे को, वो खुलेगा ही नहीं कभी भी। ठीक है, तो तुम्हें किसी को इंस्ट्रक्ट करते वक्त फोर्स में ये बताना होता है कि भैया इस दरवाजे को खोलने के लिए इतने अमाउंट का फोर्स अंदर की तरफ लगाओ या बाहर की तरफ लगाओ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी से दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको अपनी नोटबुक में ना नोट बना के लिख लेना, एक नोट में पॉइंट डाल के नोट में, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल सिंपल सी जो चीज़ें हैं मैं आपको वो क्लियर करा रहा हूँ। अब नाउ आते हैं टाइप्स पे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस? सर दो तरह के फोर्सेस जनरली नेचर में होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस और दूसरे को बोलते हैं अनबैलेंस्ड। ठीक है, नाम से बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस वो होंगे जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो होंगे जहाँ पे बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी। एक एक करके समझाता हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ें सारी क्लियर होंगी हमारी कि सर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस। देखो बैलेंस्ड फोर्सेस में जरा समझ लो बात। यहाँ पे ये दो लड़कियाँ एक बड़े से बॉक्स को खिसकाने की कोशिश कर रही हैं। जो ये वाली लड़की है, ये फोर्स इधर की तरफ लगा रही है, देखो ये वाला एरो इसके लिए है, ये इधर की तरफ फोर्स लगा रही है। और ये वाली लड़की उतना ही फोर्स इधर की तरफ लगा रही है। मान लो दोनों ने 10 वैल्यू का फोर्स लगाया। अब देखो क्या दोनों के थ्रू अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना, और सेम वैल्यू का फोर्स लगा रही हैं, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस 10 ने इस 10 को कैंसिल कर दिया, तो भैया ये बॉक्स कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये बॉक्स रेस्ट में रहेगा। समझ में आ रही है ना बात? तो बैलेंस्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। जरूरी नहीं है 2 फोर्स लगें, हो सकता है और भी 3-4 फोर्सेस लग रहे हों, बट अगर तीनों चारों जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट फोर्स 0 हो गया, रिजल्टेंट 0 हो गया, तो वो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस कहलाते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से आप ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर पाओगे। देख लो लिखा हुआ है बैलेंस्ड फोर्सेस कॉज नो एक्सेलरेशन, यानी अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि नेट फोर्स कितना है? 0 है। जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट, उनका टोटल सम कितना आया? 0 आया, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। ठीक है, ध्यान रखना। यानी वहां पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। अगर वो चल रहा है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, और अगर वो रुका हुआ है तो वो उसी स्टेट में रुका हुआ रहेगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्सेस लगा के आप कभी हुई रुकी हुई चीज को चला नहीं सकते और चलती हुई चीज को आप रोक नहीं सकते अगर आप बैलेंस्ड फोर्सेस लगा रहे हो तो, क्योंकि टोटल तो कैंसिल ही हो जाते हैं ना दोनों एक दूसरे से। मैंने ये देखो यही लिखी हुई है डेफिनेशन में कि क्या लिखा है? व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे काम कर रहे हों, एंड द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, बट वो बॉडी अपनी पोजिशन चेंज ही नहीं कर रही, यानी रुकी हुई है तो रुकी हुई है, चल रही है तो चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, स्पीड कम भी नहीं हो रही है, ज़्यादा भी नहीं हो रही है, और रुकी हुई ऑब्जेक्ट है तो चल ही नहीं रहा, तो उसका मतलब उसके ऊपर कैसे फोर्सेस लगे हुए हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस लगे हुए हैं। देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पे भाई जैसे ये ब्लॉक है, इस पर्टिकुलर सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड के अंदर थोड़ी ना चला जाएगा, ग्राउंड पे टिका हुआ है, तो उसका मतलब कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो उसको बैलेंस्ड कर रहे हैं।
तो नीचे की तरफ इस ब्लॉक का वेट काम करेगा। वेट तो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है ना, और ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है, ये सरफेस ऊपर की तरफ एक रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करा रही होगी, और यहाँ पे R और W एक दूसरे के बराबर होंगे। सपोज वेट बॉडी का ज़्यादा हो, ये एक हल्के से पेपर पे एक हल्की सी एक मेज है, उस हल्की सी मेज के ऊपर टेबल के ऊपर एक बहुत भारी पर्सन को बिठा दो तो टेबल टूट जाती है ना, क्योंकि भाई उसका वजन तो बहुत ज़्यादा है और ऊपर की तरफ उतना नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग पाया, तो बैलेंस नहीं हो पाते फोर्सेस, तो चीज़ें टूट जाती हैं। बट जैसे आप चेयर पे बैठे हुए हो सपोज, या आप अपने बेड पे बैठे हुए हो, आप तो आराम से बैठे हुए हो ना, तो उसका मतलब आपका जो वजन है, आपका जो वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, और आप जिस चीज़ के ऊपर बैठे हुए हो उससे आपको ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन मिल रही होगी, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। इस वजह से आप किसी भी जगह पे आराम से बैठ पाते हो। नहीं तो क्या होगा, आप जैसे ही बैठोगे और अगर वो चीज़ उतनी पावरफुल नहीं हुई कि आपको रिएक्शन प्रोवाइड करा सके, तो वो टूट जाएगी और आप नीचे गिर जाओगे। क्लियर हो रही है ना बात? तो यहाँ पे R एंड W आर बैलेंस्ड फोर्सेस। इसी तरह से इस ब्लॉक को एक पर्सन 10 न्यूटन से यहाँ खींचने की कोशिश कर रहा है, एक 10 न्यूटन के फोर्स से यहाँ पे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इक्वल वैल्यू के हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे ना। यहाँ पर भी क्या होगा, F नेट विल बी 0। सर नेट फोर्स 0 है, ये ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं जाएगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ बैलेंस्ड फोर्सेस का, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल। जैसे हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है ना, एटमॉस्फेयर ने जो फोर्स लगाया है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे आसपास हमेशा प्रेजेंट होता है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी पे जो फोर्स क्रिएट होता है, मुझे बताओगे उसको कौन सी चीज़ बैलेंस करती है? भाई हर एक चीज़ को बैलेंस करने वाला कोई ना कोई फोर्स होगा ना, तभी तो आप जिंदा हो। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, आप अर्थ पे रहते हो, आसपास एनवायरनमेंट है, तो उस एनवायरनमेंट का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपकी बॉडी पे पड़ रहा है, बट आपकी बॉडी श्रिंक थोड़ी ना होती है, तुम्हें ऐसा फील थोड़ी ना होता कि कोई तुम्हें दबा रहा है चारों तरफ से, तुम्हें कंप्रेस कर रहा है, नहीं फील होता ना। तो कोई ऐसी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर भी होगी जो इसको काउंटर कर रही है, जिसको हरा रही है। वो क्या चीज़ होती है? वो आपका ब्लड प्रेशर होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ब्लड प्रेशर की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं हमेशा। इस वजह से आप अर्थ पे सर्वाइव कर पाते हो। सपोज आप स्पेस में चले गए, अब स्पेस में तो एटमॉस्फेयर है नहीं, बट आप तो हो, तो आपकी बॉडी में ब्लड भी फ्लो हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर तो वहाँ पे रहेगा। इसलिए जो पर्टिकुलर एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस शिप से बाहर आता है, वो कभी भी ओपनली बाहर नहीं आएगा, एक स्पेस सूट पहन के बाहर आएगा, क्योंकि वो स्पेस सूट क्या करेगा, उसकी बॉडी के ब्लड प्रेशर के आसपास ऐसा एटमॉस्फेयर बना के रखेगा ताकि दोनों मेंटेन रहें आपस में। नहीं तो अगर गलती से वो पर्सन बिना स्पेस सूट के अपने स्पेस शिप से बाहर आ गया, तो ब्लड प्रेशर, बॉडी के अंदर ब्लड तो फ्लो हो रहा है, तो उसका ब्लड का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि उसको ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, उसकी आईज से, नोज से, ब्रेन की जो आर्टरीज, वीन्स होंगी, वो सब फट जाएंगी और सब जगह से ब्लड बाहर आने लगेगा और वो पर्सन मर जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम अर्थ पे जिंदा हैं इसी वजह से कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लड का प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करता है। भाई एटमॉस्फेयर हमारी बॉडी पे प्रेशर लगा रहा है और हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर पे प्रेशर लगा रही है, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। तो ये एक बैलेंस्ड फोर्सेस का बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो हमें पता होना चाहिए अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो। सॉरी, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में हमारे पास बात क्लियर हो गई कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कम्स टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेचारा एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ पे एक बड़ा बच्चा है, तो इसने, बड़े बच्चे ने इधर की तरफ फोर्स लगाया, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया, मान लो उसने 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, और छोटे बच्चे ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। अब देखो 15 न्यूटन का फोर्स 10 से ज़्यादा है, तो अब मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ जाएगा, यहाँ की तरफ जाएगा ना, इस साइड में, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा। क्यों? जिसका फोर्स ज़्यादा है, जिसने ज़्यादा ताकत लगाई है, उसकी तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा। तो देखो रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है एरो बना के, तो नेट फोर्स 0 नहीं है, कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे बचा जो कैंसिल नहीं हुआ और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ चलने लगा। यानी अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट चल सकते हैं, उनमें मोशन आएगा, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।
एक और एग्जांपल देख लो, ये तो बहुत ईजी सा है। अगर दोनों ही बंदे एक ही साइड पे आ जाएं, अब फोर्स लगाने लगे, मान लो 5 न्यूटन एक ने लगाया, 5 न्यूटन दूसरे ने लगाया, फिर तो ऐड हो जाएंगे ना ये कि एक ही साइड से फोर्स लगा रहे हैं। तो ये भी कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है। ये भी कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी फोर्सेस बैलेंस नहीं हुए हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि सर अनबैलेंस्ड फोर्सेस कॉजेस एक्सेलरेशन, ठीक है, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन आएगा, यानी उनकी स्पीड, या तो उनकी स्पीड इंक्रीज होगी या उनकी स्पीड डिक्रीज होगी, अगर फोर्सेस कैसे लगाए हुए हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगाए हुए हैं। बात क्लियर हो गई। बैलेंस्ड फोर्सेस आप लगा रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैलेंस्ड फोर्सेस के अंडर में कोई चीज़ रुकी हुई है, स्टॉपिंग कंडीशन में है, तो वो स्टॉप ही रहेगी, और अगर वो चल रही है तो चलती हुई रहेगी। बट अनबैलेंस्ड फोर्सेस अगर लगाए जाएं तो आप चलती हुई चीज़ को रोक सकते हो और रुकी हुई चीज़ को आप चला सकते हो, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस मतलब ऐसे फोर्सेस, ऐसे दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जो किसी बॉडी पे लगेंगे और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी या मूव करती हुई बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है इसकी कि सर व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हों, एंड द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वो बॉडी क्या करे, द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन और या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर ले। यानी उसकी पोजीशन चेंज कैसे हो गई कि सर पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे रुका हुआ था, रेस्ट में था, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाया गया, 5 न्यूटन का यहाँ से लगाया गया। कैसे फोर्सेस हैं, अनबैलेंस्ड हैं। कौन सा बड़ा है, सर ये वाला फोर्स बड़ा है, तो ये ऑब्जेक्ट 5 न्यूटन के फोर्स से इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। क्या बात क्लियर हो रही है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो सकती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसे चलता हुआ आ रहा था, आपने इधर से फोर्स लगा दिया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये यूं मुड़ जाएगा, ठीक है, तो आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो ऐसे फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे ये बॉल है, चलती हुई बॉल है, चल रही है, अब सरफेस पे फ्रिक्शन भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे पीछे की तरफ, जो इसे रोकने की कोशिश कर रहा होगा, बट फिलहाल तो यहाँ पे ये बॉल चलती जा रही है, तो यानी यहाँ पे बॉल के ऊपर जो आगे की तरफ फोर्स लगा हुआ है वो ज़्यादा है, और फ्रिक्शन जो उसे पीछे की तरफ रोकने की कोशिश कर रहा है वो कम है, इसलिए ये बॉल आगे की तरफ चलती जा रही है। तो कैसे फोर्सेस लग रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पर भी देख लो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन इधर की तरफ लगाया हुआ है, 5 न्यूटन यहाँ की तरफ लगाया हुआ है, तो नेट ये ऑब्जेक्ट चलेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ चलेगा 5 न्यूटन के फोर्स से, क्योंकि 15 में से 10 तो कैंसिल हो गया, तो 5 न्यूटन के फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलना शुरू कर देगा। तो ये दोनों भी अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं, और इसके ऊपर जो एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और एक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये भी कैसे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेज जब किसी ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो रेस्ट वाली कंडीशन है, वो चेंज हो सकती है, और चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी आप बदल सकते हो। उसके लिए कैसा फोर्स चाहिए, बाहर से एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना आपको पड़ेगा। और अगर बैलेंस्ड फोर्स लगा दोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना सब कुछ, सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी नहीं जाएगा, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट की करंट स्टेट अगर चेंज करनी है तो कैसा फोर्स लगाना होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वहां पे रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो हम लोगों ने आज बहुत सारी बेसिक कवर किए हैं, आपको बेसिक स्टोरी बताई मोशन के पीछे किस तरह से एरिस्टोटल और गैलीलियो की कहानी आई, उसके बाद आइजैक न्यूटन की स्टोरी मैंने आपको समझाई, फिर फोर्स के एग्जाम्पल पे आए, फोर्स क्या क्या कर सकता है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं मैंने आपको वो बताए। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम लोगों ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को देखा, ठीक है। अब आपकी एक एनसीईआरटी से एमसीक्यू है ये, इसको देख लो। ए बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो बॉल अब ग्राउंड पे चलती हुई जा रही है। अब अगर होगा क्या, थोड़ी देर के बाद, अगर उसको कोई रोकेगा नहीं तो थोड़ी देर के बाद क्या होगी, आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट। कि सर ये ग्राउंड पे बॉल थी, सॉरी एक मिनट को, ये ग्राउंड पे हमारे पास बॉल थी, ये बॉल ऐसे चलती हुई जा रही है, ठीक है, और सपोज यहाँ पे आके ये बॉल कैसी हो गई, रुक गई, रेस्ट में आ गई, तो इसको किसी ने हाथ लगा के रोका नहीं, ये बॉल पहले चलती हुई जा रही थी, चलती हुई जा रही थी, और खुद ब खुद धीरे धीरे स्पीड कम हो गई और फाइनली यहाँ पे आके रुक गई। ऐसा ही हुआ है, इन्होंने बोला है। तो ये बोल रहे हैं कि वो बॉल रुकी क्यों, द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, क्यों रुकी वो, सोचो ज़रा,
किसी पर्सन ने उस पर फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बाहर से तो कोई फोर्स नज़र नहीं आ रहा ना, चलते चलते एक बॉल कुछ देर के बाद रुक गई। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो पूछ रहे हैं आपसे चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, देखते हैं। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कि ये बॉल इसलिए रुक गई कि बैट्समैन ने इसको तेजी से हिट नहीं किया ना, ऐसा कुछ नहीं है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, कि भाई वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स की, कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी आएगी, इस वजह से ये बॉल आपने कम फोर्स लगाया होगा, वेलोसिटी कम आई होगी इसलिए रुक गई। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, हाँ ये वाली लाइन है, बॉल पे कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है। और आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ये फोर्स कौन सा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। तो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगातार काम कर रहा होगा। ग्राउंड और बॉल की सरफेस आपस में टच में है ना, तो ग्राउंड और बॉल की सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स धीरे 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 इस बॉल को फाइनली क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा और ये बॉल रुक जाएगी। तो कोई चलती हुई चीज़ थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली क्यों रुक जाती है, कि किसी पर्सन ने फोर्स नहीं लगाया, कोई दीवार सामने नहीं आई, स्टिल वो बॉल चलते चलते कुछ देर के बाद क्यों रुक गई, क्योंकि ग्राउंड ने उस बॉल के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाया उसकी मोशन के अपोजिट, कि बॉल तो आगे जाना चाहती थी तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा। तो दैट्स वाई ऐसा होता है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, कि एक ऐसा फोर्स इस पे काम कर रहा है जो उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो बॉल रुक गई होगी। क्या बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो बच्चों फाइनली हमारे पास ये अपना फर्स्ट लेक्चर आज कवर हुआ। बहुत अच्छी सी बातें मैंने आपको यहाँ पे जानने को बताई। फोर्स के बारे में बेसिक आइडिया क्लियर हो गया, उसके टाइप्स जो हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होते हैं वो हमने क्लियर करा। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें हम लोग जो गैलीलियो ने इनर्शिया के बारे में समझाई थी बात, उसको डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। और इनर्शिया ऑफ 3 तरह के होते हैं, रेस्ट वाला इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उनके बारे में पढ़ोगे। जब आपको वो इनर्शिया समझ में आ जाएंगे अच्छे से, तब मान लो कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी आ गया। क्योंकि मैंने आपको कहा था ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंप्लीटली इनर्शिया पर ही बेस्ड है। एरिस्टोटल और गैलीलियो की जो कंट्रोवर्सी थी उसी को सुलझा के, उसी को सॉल्व करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दे दिया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ लोगे। तो आज का लेक्चर अच्छे से नोट डाउन करना, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट द नेक्स्ट लेक्चर।